हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए फिर से आज उपस्थित हुआ हूँ। वही आपकी महत्वपूर्ण श्रृंखला जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट। आज इसका ये छठा पार्ट है और आपके एग्ज़ाम से पहले ये जो हमारी बुक है, जो घटना चक्र की टो सीरीज, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, वो आपकी पूरी मैं कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एडमिट कार्ड्स भी आपके जो हैं पेट के आउट हो गए हैं। अब 28 और 29 आपका युद्ध है, उस युद्ध में आपको परांगत करने का काम हमारा है। बाकी आप अपनी मेहनत और ईश्वर की अनुकंपा के साथ पेपर देने जाइएगा, सब कुछ अच्छा होगा। माता रानी इस बार बहुत सारी खुशियां आपके लिए लेकर के आएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और इस सेशन में देखते हैं कि कितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं। ठीक है, आइए आज का सेशन है हमारा सेशन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट का। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में शायद कम से कम 500 बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि नहीं है वाले टॉपिक पे, इस पॉइंट पे पूरा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मत उतार के चले आइएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लिया जाए कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है या फिर अफगानिस्तान है। तो आपको जवाब देना है कि कौन सा ऐसा देश है भारत का पड़ोसी जो स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो आपका म्यांमार है, म्यांमार ही एक ऐसा देश पड़ोसी है हमारा जो स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि म्यांमार बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर से घिरा हुआ है। म्यांमार किससे घिरा हुआ है? बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें समय को बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, बस आप क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस के लेवल देखिए, क्वेश्चन का एरिया देखिए कि कहाँ से टच कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, लगभग हर क्वेश्चन हर पेपर सेट में आपने देखा है, प्रीवियस ईयर में भी देखा है कि आपकी सीमाओं से लगे हुए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सीमा से हो, चाहे भारत देश से लगी हुई सीमाओं से संबंधित सवाल जरूर आए हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जामों में डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। भारत का कौन सा राज्य जिसकी सबसे तटीय रेखा है वो है गुजरात है। ठीक है, कितनी है इसकी? इसकी है 1214.70। कितनी है? 1214.70 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कितनी है? 1214.70 किलोमीटर जो है इसकी रेखा की लंबाई है। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फिर से देखिए, नहीं, इस पर फोकस कीजिएगा। संयुक्ता पाणिग्रही ओडिशा नृत्य, शिव कुमार शर्मा बांसुरी, राजा रवि वर्मा चित्रकार या उस्ताद विलायत खां सितार। इसमें से ये व्यक्ति हैं और इनसे संबंधित ये वाद्य यंत्र हैं कि ये कौन से व्यक्ति हैं जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं और कौन सा जोड़ा जो है आपका सही नहीं है। तो ये आपको बताना है कि क्या बजाते हैं। तो आपका ये, बाकी ये सारे सही हैं लेकिन आपका ये है, तो शिव कुमार शर्मा जो है ये क्या बजाते हैं? ये संतूर वादक हैं। क्या है ये? संतूर वादक हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कौन है? ये संतूर वादक हैं, जबकि यहाँ बांसुरी वादक लिखा हुआ है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिव कुमार शर्मा, और उनके सामने जो है बांसुरी वादक नहीं है, ये संतूर वादक हैं। ठीक है, कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत सरकार, ओडिशा सरकार, बंगाल सरकार या फिर यूनेस्को। ये किस संस्था द्वारा आपको दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको किसके द्वारा दिया जाता है? ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और इसके उद्घाटन, मतलब इसका संस्थापना कब हुई थी? प्रथम पुरस्कार 1952 में दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1952 में दिया गया था। लेकिन जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी आपकी?
1951 में। स्थापना कब हुई थी? 1951 में। लेकिन जो प्रथम पुरस्कार दिया गया कलिंग पुरस्कार, ये कब दिया गया? 1952 में दिया गया। ठीक, अगला देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून, 12 जनवरी, 14 मार्च, 10 मई। तो कब मनाया जाता है आपको बताना है, और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? ये कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसको विवेकानंद जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। किसके? विवेकानंद जयंती के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? विवेकानंद जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपका जो 12 जनवरी है वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी आपके? 1946, 1949, 1945 या फिर 1948। तो जो आपका यूनिसेफ की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1946 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो जो आपका विश्व प्रसिद्ध पंबन द्वीप है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, पंचतंत्र। ओफो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन कि पंचतंत्र किसने लिखा है? तो सब जान चुके हैं कि पंचतंत्र किसने लिखा बेटा? ये लिखा है विष्णु शर्मा ने लिखा है। ठीक है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब आप बताइए। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल बेटा 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 6 वर्ष का होता है। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? मतलब इसको किस हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है? मतलब आप किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये किसके आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है उपक्रमों पर स्वामित्व। उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, ये क्या है? जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, माल घरेलू उत्पाद, चालू घरेलू उत्पाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होता है? यह आपका होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक और पी से तुम्हारा हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, समझ रहे हो? जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं, फुल फॉर्म इसका ये है। भारत में बैंकों का दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जुलाई 1969, अगस्त 1971, मार्च 1981 या फिर अप्रैल 1980। ठीक है, दूसरी बार कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। कब हुआ था ये? 15 अप्रैल 1980 को। ठीक है, अगला, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें क्या माना जाता है? मतलब कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये छोटे हैं उद्यम है, लघु उद्यम है, सूक्ष्म उद्यम है या फिर मध्यम उद्यम है। तो आपका जो 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का है, क्या है? सूक्ष्म उद्यम कहा जाता है। जिनका विनियोग 1 करोड़ तथा कारोबार 5 करोड़ का है वो सूक्ष्म उद्यम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, समावेशी विकास या फिर अपवर्जी विकास। तो हर पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक से देख करके जाइएगा किस मॉडल पर है, उसका मेन उद्देश्य क्या था और किस क्षेत्र में फोकस किया गया था। ये 3 चीजें जरूर से पढ़ के जाइएगा सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो इसमें 5वीं पूछा है, तो 5वीं का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। कौन सा दर्पण
कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? अर्धवृत्तीय, शंक्वाकार, उत्तल या फिर अवतल। तो जो कार के दर्पण होते हैं बच्चे, क्या होते हैं? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी थी? डेविड बाल्टीमोर ने, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, विलियम हार्वे ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने? रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी थी? तो ये आपके करी थी विलियम हार्वे ने। किसने करी थी? विलियम हार्वे ने करी थी रक्त परिसंचरण की खोज। किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? मतलब किस प्रकार का जो होता है जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? शैवालीय, प्रोटोजोआ, परजीवी या बैक्टीरियल? तो जो ये बैक्टीरियल रोग जनक होता है यही आपके किसका कारण बनता है? टाइफाइड बुखार का। जो आपका बैक्टीरियल रोग जनक होता है यही बनता है क्या? आपके टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। ठीक है, अगला देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु? टिन, पोटेशियम, पारा, टंगस्टन। तो आप बहुत बार देख चुके हैं कि थर्मामीटर में, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो जो आपका मरकरी होता है जो कि आपके थर्मामीटर में होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। तो पारा ही एक ऐसी धातु है जो आपके कमरे के टेम्परेचर में क्या रहती है? लिक्विड रूप में रहती है, द्रव्य रूप में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा? तो जो इसका रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, मतलब सामान्य नाम क्या है इसका? ब्लीचिंग पाउडर नाम है। ठीक है, रासायनिक रूप में आप इस तरीके से कहेंगे और सामान्य रूप में आप इसको क्या कहेंगे? ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे। ठीक है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक राजनीतिक, मूलभूत, सामाजिक या विधिक? कौन सा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार जो होता है वो हमारा मूलभूत अधिकार होता है बच्चे। क्या होता है? मूलभूत अधिकार होता है। ना ये राजनीतिक होता है, ना सामाजिक होता है, ना विधिक होता है, ये हमारा मूलभूत अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 39 या फिर अनुच्छेद 29? तो जो आपका अनुच्छेद 29 है, आपका जो अनुच्छेद 29 है वही क्या करता है? नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 क्या संदर्भित करता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति पर महाभियोग या फिर भारत का उपराष्ट्रपति? जो तो आपका जो अनुच्छेद 60 है यह आपको क्या प्रदर्शित करता है या क्या संदर्भित करता है या क्या बताता है? ये बताता है राष्ट्रपति की शपथ बताता है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 19 फर्स्ट, डी, ई या फिर 301 या 301 से 307 या उपयुक्त सभी? तो जो आपको अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान करता है वो करता है आपका 301। कौन सा अनुच्छेद? 301 अनुच्छेद आपको ये अधिकार प्रदान करता है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के एकीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर या फिर द्विभाजन कानून? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है या सिद्धांत है वो किस पर राज काम करता है? वो काम करता है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किस सिद्धांत पर आधारित है ये? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब करी गई थी? 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942 या 21 अक्टूबर 1943 या फिर 18 फरवरी 1946? तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हिट करेंगे आपको, इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। डेट याद रखिए, क्रॉनिकल ऑर्डर याद कीजिए कि किस ऑर्डर में क्या हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो आज़ाद हिंद सरकार
का निर्माण की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 31 अक्टूबर 1943 को। ठीक है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ताकि आप ध्यान रखें, क्योंकि जो बहुत बार आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनके आने के बहुत चांस होते हैं। तो पहली बार जो कहा था उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी को राष्ट्रपिता। अगला देखिए, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू या फिर विनोबा भावे? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए पहला सत्याग्रही चुना गया था वो था, उनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे जी को गांधी जी के द्वारा चुना गया था प्रथम सत्याग्रही। ठीक है। किस वर्ष मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? 1906, 1909, 1919 या फिर 1922? तो जो आपका 1909 था, इसमें जो है आपके मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति थे? ठीक है। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन थे? लाला हरदयाल, केसर सिंह, सोहन सिंह भाखना या फिर पंडित काशीराम सॉरी। तो गदर पार्टी का जो पहला सभापति है वो कौन है? सोहन सिंह भाखना है। ठीक है। कौन है? सोहन सिंह भाखना है। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? तो ये तो बहुत ही फेमस वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। ठीक है। अगला, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? श्रुति सूत्र, पीबी सूत्र, अगम सूत्र या फिर अवेस्ता सूत्र? तो भगवान महावीर की जो शिक्षाओं का संकलन है उसे कहा जाता है अगम सूत्र। क्या कहा जाता है? अगम सूत्र कहा जाता है। इसमें भगवान महावीर की शिक्षाएं हैं। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? आर.एस. बिष्ट, आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स या फिर एस.आर. राव? तो जो 1990 में धौलावीरा की खुदाई हुई थी वो किसके द्वारा शुरू करी गई थी? वो आर.एस. बिष्ट के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट के द्वारा शुरू करी गई थी। ठीक है। अब यह मिलाप। ठीक है। सूची मिलान करिए क्या सही है? शासक और उनकी रानियां, चंद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त की कौन थी? कुमार देवी थी, रानी। ठीक है। और समुद्रगुप्त की कौन थी? दत्ता देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन थी? कुबेर नागा। और फिर बची कौन? कुमारगुप्त प्रथम की ये अनंत देवी। ठीक है। तो आपका पहले क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4। तो इस ऑर्डर में जो भी आंसर होगा वो सही होगा। 3, 1, 2, 4। पहले ही ऑप्शन 3, 1, 2, 4 सही है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। इस तरीके से मिलाप आपको करना है खटाखट वहां पे। अगला, महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। 5वें रथ का क्या नाम है? महाबलीपुरम में 5 रथ हैं। धर्मराज जी का है, भीम का है, अर्जुन का है, नकुल सहदेव का है। 5वें का क्या नाम है? तो 5वें का नाम है द्रौपदी रथ। क्या नाम है? द्रौपदी रथ। इनमें से जो आपका पंच रथ है उसमें से 4 आपके दे दिए हैं कि भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव, युधिष्ठिर और 5वां है द्रौपदी रथ। ठीक है। 1 वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? 1 वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मानसून कहते हैं। ठीक है। ना वायुमंडल कहते हैं, ना मौसम कहते हैं, ना जलवायु कहते हैं, उसे कहते हैं मानसून। अगला देखो, फिर से मिलाओ कौन सा युग सही है। केवला देवघाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान सही कौन सा ये बताना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। इसमें से कौन सा आपका युग्म सही है? ठीक है।
तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा है आपका? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनिया, मेडागास्कर। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो कौन सा है आपका? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड है। फिर से मिलाना है, ये पर्वत श्रृंखला है और आपका मिलान करना है। ठीक है पर्वत श्रृंखला है और आपको इधर महाद्वीप दिया हुआ है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, समझ रहे हैं? तो आपका हिमालय तो एशिया में हो गया, पहले समझ में आ गया। उसके बाद जो आपका क्या है, एंडीज जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है और रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में है। तो आपका क्या हो जाएगा? पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का सी। ठीक है, दूसरे का तीसरे का जो है बी हो जाएगा। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? सी ए बी। ये ऑप्शन जहां मिले ऑप्शन लगा दीजिए। पहले में बी ए सी ए नहीं, इसमें सी ए बी है। ठीक है, रोक लेते हैं। सी बी ए गलत, ये भी गलत। तो आपका सही क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ये सी ए बी, मतलब आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मिलान करके जरूर देखिएगा। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस चीज का? गेहूं का। ब्राजील, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट या फिर चाइना? तो हम सब जानते हैं कि चाइना जो है वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मिलान, देश, राजधानी, रोमानिया, नॉर्वे, नाइजीरिया, वियतनाम और ये सारे इसके साथ में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? रोमानिया का बुखारेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका नॉर्वे का क्या हो जाएगा? ओस्लो हो जाएगा। नाइजीरिया का क्या हो जाएगा? अबुजा। और वियतनाम का क्या हो जाएगा? हनोई। ठीक है, तो 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3। 2 1 4 3 जहां मिले लगाइए। पहले भी मिल गया 2 1 4 3, तो आपका आंसर नंबर ये सही हो गया। ठीक है, 2 1 4 3। अगला देखिए, सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है क्या? समानार्थी। तो डिवोट का क्या मतलब होता है? धर्मात्मा। डिवोट का क्या मतलब होता है? धर्मात्मा। ठीक है, डिवोट का क्या मतलब होता है? धर्मात्मा। तो इसी तरह पायोस है, रिविटेड है, रॉयल है और रेस्पेक्टेबल है। तो जो आपका पायस होता है इसका मतलब भी क्या होता है? धर्मात्मा होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? धर्मात्मा होता है। तो यही आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, चूज द करेक्ट एंटेनिम्स, मतलब विलोम आपको बताना है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर वो खिंचाव, मतलब खिंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खिंच जाए। ठीक, तो जैसे आपका एडाप्टिविटी भी सेम हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी सेम हो जाएगा और रुब्रिरेंस भी ठीक यही सेम चीज़ है। इनका भी यही मतलब होता है, इसका भी यही होता है और इसका भी यही मतलब होता है। मतलब मुलायम है ये, इसके अंदर खिंचाव पैदा हो सकता है। लेकिन रिगिडिटी, रिगिडिटी का मतलब होता है कठोर। इसका क्या मतलब होता है? कठोर। इसमें कोई भी खिंचाव आपका नहीं आएगा, इसलिए आपका जो सही एंटोनिम्स है इलास्टिसिटी का वो रिगिडिटी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 1 वर्ड बताना है। डिलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग बिल्डिंग्स यूजुअली ऑन फायर। इसका मतलब है कि आपका क्या हो जाएगा? बिल्डिंग ऑन फायर, इसका मतलब हो जाएगा आपका आर्सन हो जाएगा। एक वर्ड में आपको जवाब देना है, इतने बड़े शब्द का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सकल और शकल, इनका क्या अर्थ होता है? ठीक है, सकल, सकल का मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है इसका मतलब? संपूर्ण होता है। और इस शकल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अंश। क्या होता है? अंश होता है। तो अब इसमें आपको जहां कहीं ये मिल जाए लगा दीजिए। कला और कृति, सन और संबंध, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। तो आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? ठीक है, झाग से भरा हुआ फेनिल,
जो वचन से परे हो वाचाल, शराब बनाने वाला कलवार, जंगल में लगने वाली आग दवानल। तो सब सही है लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा सही। भुजंग, भुजंग का मतलब, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग मतलब सांप, भुजंग मतलब क्या होता है आपका, सांप होता है। तो सांप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सांप का पर्यायवाची व्याल भी होता है, सर्प भी होता है और पन्नग भी होता है। तो जो आपका सांप का पर्यायवाची नहीं है तो वो है गरुण। आपका सही जवाब गरुण होगा। ठीक है। कोप का विलोम, कोप मतलब क्रोधित, गुस्सा हो जाना किसी के ऊपर, अपना प्रकोप दिखा देना, इसका विलोम बताना है। तो अगर कोप है तो कृपा, सीधा सीधा, कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कोप है अगर किसी के ऊपर गुस्सा है तो आप उस पर कृपा कर दीजिए, उसका विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थों के साथ मिलान करने वाले विकल्प चुनें। गीदड़ भभकी, घड़ों पानी पड़ना, और इसमें और आगे है गुस्सा पीना, आवाज उठाना। ठीक है, तो अब इसको मिलाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से एक बार पीछे चलना पड़ेगा। गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी का क्या मतलब हो जाता है, व्यर्थ की हाँकना। ठीक है, तो पहले का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर क्या है दूसरे नंबर पे, घड़ों पानी पड़ना। ठीक है, घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना, तो दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब तीसरा चौथा यहीं पे, गुस्सा पीना, गुस्सा पीने का क्या मतलब हो जाएगा, क्रोध को दबाना। गुस्सा पीने का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोध को दबाना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी, तीसरे का बी और चौथे का बचा ए, तो मतलब डी सी बी ए। ठीक है, डी सी बी ए किस में है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ए भी है, ये गलत है, ये भी गलत। तो आपका सही क्या है, डी सी ए बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सी ए बी ए। ठीक है, अगस्त, करंट के क्वेश्चन आ गए। अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का क्या नाम है, प्रबल, सबल, अगम, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, ये आपकी स्विंग रिवॉल्वर का क्या नाम है, प्रबल नाम है। ठीक है, अगला देखिए, जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 22-23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है, दूसरे, तीसरे, चौथे या फिर पांचवें। तो आपका उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, पांचवें स्थान पर है। ठीक है, अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो अब आम आदमी पार्टी को जब से मिल गया है क्या, राष्ट्रीय दल का दर्जा, तो अब पार्टी हो गई है कितनी, 6। अगला देखिए, जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके करंट से, सीधे सीधे आंसर लगाना है, कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। तो जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ये जीता है अपने भारत ने। किसने जीता है, अपने भारत ने जीता है। ठीक है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस टास्क है ये। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ से शुरू किया गया है, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क, अरोमा पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो ये तो आप जानते हैं कि कन्नौज इत्र का शहर है, तो कन्नौज में ही बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, इत्र का शहर कौन सा उत्तर प्रदेश में, कन्नौज, जहाँ बहुत बेहतरीन इत्र बनाए जाते हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया या किसे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा गीता प्रेस को। गीता प्रेस कहाँ पर है, आपके गोरखपुर में है। ठीक है, अगला देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के
किस जिले में लिथियम की खोज की गई है? रियासी, कुपवाड़ा, रामबन या बड़गाम? तो जो लिथियम की खोज की गई है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिथियम की खोज कहाँ की गई है, तो आपके की गई है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में कहाँ की गई है? तो ये आपके की गई है रियासी एरिया में। ठीक है, तो ये थे आज के सेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए, लेवल देखिए इनका, और अभी कहाँ तैयारी में कुछ बाकी रह गया है उसको भी ज़रा सा और अच्छे से ध्यान में देख कर जाइए, क्योंकि समय बिल्कुल कम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, हमारे कंटेंट, हमारे प्रयासों को आप अप्रिशिएट कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिश्तेदारों दोस्तों सब में शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग कीजिए। ये चैनल नया है, हम आपके साथी, आप हमारे सपोर्टर, आपके सहयोग से हम बहुत आगे जाएंगे, और आपके लिए बहुत कुछ करना है, मैं भी बाकी उड़ान भी बाकी है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।